नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दशकों से लोगों के रोंगटे खड़े करती आई है। एमिटीविल का वो घर, 112 ओशन एवेन्यू। हाँ जी। हमारे पास एक लेख है, एमिटीविल हॉरर, रक्त और छाया का घर। ये इस जगह की पूरी कहानी और जो भी विवाद है उन पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक एक हॉन्टेड हाउस की कहानी नहीं है। सही कहा। इसकी जड़ें एक बहुत ही भयानक, एक क्रूर सामूहिक हत्याकांड में है। इसी ने असल में आगे जो कुछ हुआ उसके लिए वो स्टेज सेट किया। हाँ। तो हमारा मकसद यही है कि जो सच्ची घटनाएं हैं और जो अलौकिक दावे किए गए, उनके बीच की वो धुंधली सी रेखा है ना, उसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद 13 नवंबर 1974 की रात से? हाँ, वहीं से। उस रात 23 साल का रोनाल्ड बुच डेफियो जूनियर, उसने अपने ही परिवार के 6 लोगों को 6 लोग, माता पिता, 2 भाई 2 बहनें। हाँ, और वो भी .35 कैलिबर राइफल से, जब वो सब अपने बिस्तरों में सो रहे थे। और जो सबसे डरावनी बात है वो शायद ये कि वो कैसे मारे गए। वही तो, सभी 6 लोग वो अपने बिस्तर पर पेट के बल लेटे मिले, बिल्कुल शांत, जैसे सोते हुए ही गोली मार दी गई हो। और कोई आवाज नहीं, पड़ोसियों ने गोलियां चलने की आवाज नहीं सुनी। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। पुलिस के हिसाब से गोलियों की आवाज दबाने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। घर में कोई संघर्ष का निशान नहीं। ये कैसे हुआ? ये सवाल आज भी है। अजीब है। और रोनाल्ड डेफियो ने बाद में कहा कि उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। हाँ, उसने यही दावा किया कि आवाजों ने उसे ऐसा करने को कहा। खैर, उसे दोषी पाया गया और 6 बार आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन घर की कहानी तो वहां खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद वहीं से शुरू हुई असली हॉरर कहानी। ठीक 1 साल बाद, दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लट्स, वो अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहने आ गए। उन्हें पता था डेफियो हत्याकांड के बारे में, लेकिन घर बहुत बहुत सस्ता मिल रहा था। हाँ, सिर्फ $80,000 में। उन्होंने सोचा होगा कि भाई एक बुरा हादसा हुआ, पर अब हम इसे अपना घर बनाएंगे। पर वो टिक नहीं पाए। कितने दिन? सिर्फ 28 दिन। सिर्फ 28 दिन। और इन 28 दिनों में जो उन्होंने अनुभव किया, या कम से कम दावा किया, वो तो किसी बुरे सपने जैसा था। क्या क्या हुआ था? कुछ बातें तो बहुत ही अजीब हैं। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। जैसे दीवारों से कोई काला चिपचिपा सा पदार्थ टपकना, उफ। घर के कुछ हिस्सों में अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगना, रात में जोर जोर से आवाजें आना जैसे दरवाजे कोई उखाड़ रहा हो, और जॉर्ज का हर सुबह ठीक 3:15 बजे उठ जाना। हाँ, वही वक्त जब माना जाता है कि डेफियो ने हत्याएं की थी। ये भी एक अजीब इत्तेफाक था, या शायद नहीं। और वो जोड़ी वाली बात, खिड़की से झांकती हरी आंखें। बच्चों ने कहा कि वो एक सुअर जैसा दानव था। हाँ, वो भी है। और फिर वो पादरी वाली घटना, जब उन्होंने घर को पवित्र करवाने के लिए पादरी को बुलाया। हाँ, पादरी ने कहा कि उसे किसी अनदेखी ताकत ने धक्का दिया और आवाज आई, बाहर निकलो, और बाद में उसके हाथों पर छाले पड़ गए। बिल्कुल दर्दनाक छाले। और वो बीमार भी रहने लगा। ये सारी बातें कहानी को और पुख्ता करती हुई लगती है ना। और जॉर्ज लट्स खुद, उसका बर्ताव भी तो बदल गया था। हाँ, ये बहुत अहम है। वो जो पहले एक नॉर्मल फैमिली मैन था, वो अचानक गुस्सैल, चिड़चिड़ा, एक तरह से जुनूनी हो गया। उसने नहाना बंद कर दिया था, वजन कम हो गया था, और घंटों बस फायर प्लेस को घूरता रहता था। और उससे ये डर सताने लगा था कि कहीं घर उसे भी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर न कर दे, जैसे डेफियो के साथ हुआ था। अब ये तनाव था या वाकई घर का असर, कहना मुश्किल है। इसी सब के बीच एंट्री होती है एड और लॉरेन वॉरेन की। वो मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट थे। हाँ, भूत प्रेत और शैतानी ताकतों के एक्सपर्ट। उन्होंने घर की जांच की और कहा कि हाँ भाई, यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़। उनके दावे तो और भी सनसनीखेज थे, जैसे घर किसी पुराने कब्रिस्तान पर बना है। हाँ, उनका कहना था कि वो एक मूल निवासी कबीले का कब्रिस्तान था, जहां बीमार और पागलों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और तहखाने में नरक का पोर्टल है। बाप रे। और वो एक तस्वीर भी तो है, सीढ़ियों पर एक धुंधले से बच्चे की। हाँ, वो तस्वीर बहुत फेमस हुई। वॉरेन ने कहा कि ये एक भूतिया बच्चे की तस्वीर है जो उन्होंने जांच के दौरान खींची। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा लेकिन आता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये सब झूठ था। लट्स परिवार ने पैसे और शोहरत के लिए ये कहानी गढ़ी थी। बिल्कुल, ये शक शुरू से ही था। कहा गया कि लट्स परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी और उनके अपने वकील
विलियम वेबर ने तो बाद में ये तक कह दिया कि ये पूरी कहानी उन्होंने जॉर्ज और कैथी के साथ बैठकर शराब पीते हुए बनाई थी। ओह, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, और एक और बात सोचने वाली है। लट्स परिवार के जाने के बाद जितने भी लोग उस घर में रहे, उनमें से किसी ने भी ऐसी किसी अलौकिक चीज की शिकायत नहीं की। तो फिर क्या माना जाए? क्या ये सब सिर्फ एक होक्स था, एक धोखा? पर जॉर्ज और कैथी तो अपनी कहानी पर आखिर तक कायम रहे। हाँ, वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट भी पास किए। हालांकि पॉलीग्राफ कितना भरोसेमंद है, इस पर हमेशा सवाल रहते हैं। और कुछ दूसरे गवाह भी थे, जैसे वो पत्रकार, वो पादरी, जिन्होंने घर में कुछ अजीब महसूस करने की बात कही थी। ठंड, बेचैनी, छाया दिखना। सही कहा। यही चीज एमिटिविल को इतना पेचीदा बनाती है। एक तरफ डेफियो हत्याकांड है जो 100% सच है, एक भयानक त्रासदी। हाँ, और दूसरी तरफ लट्स परिवार के अनुभव है। अब वो अलौकिक थे या सिर्फ डर और तनाव का नतीजा, या फिर एक सोचा समझा धोखा, सच शायद कहीं बीच में है। और कहानी तो आज भी जिंदा है। घर का पता बदल गया, मालिक बदलते रहे, पर कहानी पर किताबें, फिल्में कितनी बन चुकी हैं? 20 से ज्यादा फिल्में, दर्जनों किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, ये अमेरिकन पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई हैं। क्यों? मतलब क्या है इस कहानी में जो इतना खींचता है लोगों को? शायद इसलिए कि ये हमारे सबसे गहरे डर को छूती है। घर, जो हमारी सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वही जब डरावनी बन जाए। और वो भी एक असली भयानक क्राइम के ऊपर बनी कहानी, ये इसे और ज्यादा रियल बना देता है। बिल्कुल, वो त्रासदी वाला पहलू इसे सिर्फ एक और भूत की कहानी से अलग करता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या कुछ जगहें वाकई शापित होती हैं, या हम इंसान ही अपनी कहानियों से, अपने डर से उन्हें ऐसा बना देते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? जब किसी जगह से सच्ची त्रासदी भी जुड़ी हो और अजीबोगरीब दावे भी, तो सच और डर के बीच लकीर खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, शायद एमिटिविल हमें यही याद दिलाता है कि जो असली भूत हैं वो शायद बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे इतिहास में, हमारे घरों में और हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों में छिपे होते हैं। सोचने वाली बात है।